औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक़ वल अलम साहिब जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जबरील खादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मिराज सफ़रुहु व सिदरतुल मुंतहा मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल ग़रीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताक़ीन शम्सुल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन मिस्बाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसिलातिना फ़िद्दारैन साहिब जूदि वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जबरील खादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मिराज सफ़रुहु व सिदरतुल मुंतहा मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यदुस सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसिलातिना फ़िद्दारैन साहिब काब कौसैन महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन नबील क़ासिम मुहम्मद बिन अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाहि या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहाबिही व सल्लिमू तस्लीमा। मेरे सब दोस्तों को मेरी तरफ़ से मोहब्बतों भरा सलाम। बहुत दिन हो गए थे वीडियो नहीं बना सका, कुछ मसरूफ़ियात थी उस वजह से, क्योंकि मैं तकरीबन 6-7 महीने पाकिस्तान में गुजारने के बाद अभी वापस यूएई आया हूँ। तो इस वजह से कुछ घरेलू मसरूफ़ियात थी, कुछ जॉब भी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने यानी कि टाइम नहीं मिल सका वीडियो बनाने के लिए। तो आज दिल किया कि यार कुछ बातें दोस्तों के साथ शेयर करूं, कुछ ऐसी मालूमात दोस्तों के साथ शेयर करूं जिनसे उनका भी फ़ायदा हो। तो सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का लाख करोड़ एहसान शुक्र है कि जिसने एक बार फिर मुझे रोज़ी दे दी, जॉब मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र करूं वो कम है। उसके बाद मेरा यहाँ आके 2-3 महीने जो तजर्बा हुआ, जो कुछ मैंने यहाँ पे फेस किया, उसको लेके मेरे माइंड में बहुत कुछ आया कि मैं यार ये चीज़ें अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करूं, उन लोगों को बताऊं, ताकि अगर वो यूएई आना चाहते हैं तो वो आने से पहले वो सोचें कि यार हमें यूएई में जॉब के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये वीडियो स्पेशली मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ कि जो दोस्त
विज़िट वीज़ा पर आकर यहाँ पे कुछ जॉब का चांस लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना की वजह से अभी वो पहले वाली कंडीशन, वो हालात नहीं रहे जो कभी होते थे यूएई के। अभी हर चीज़ में चेंज आ चुका है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप ये नहीं सोचें कि पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही सिचुएशन चेंज हो चुकी है। और मैं भी ये सोचता था कि शायद यार ये कुछ लफ्ज़ी बातें हैं, लेकिन ये मेरा जब ज़ाती तजर्बा हुआ तब मुझे इन चीज़ों का एहसास हुआ कि नहीं, वाकई मेरे जो दोस्त लोग मुझे बता रहे थे कि यार यूएई पहले जैसा नहीं, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो जब मैं पाकिस्तान से आया तो मुझे पता चला कि वाकई यार यूएई वो कंडीशन नहीं रही जो पहले थी, कि पहले आप विज़िट वीज़ा लेके आते थे तो आपको इजीली जॉब मिल जाती थी। लेकिन अभी जॉब मिलना बहुत ही टफ़ हो चुका है। अभी आप मान लो कि किसी जगह में कोई जॉब की वैकेंसी है तो वहाँ पे 100 बंदे जॉब लेने के लिए होंगे, और जॉब की वैकेंसी मैक्सिमम 2-3 बंदों को उन्होंने हायर करना होगा। तो उसमें भी वो उन लोगों को यानी अहमियत देते हैं जो यानी कि तजर्बा जिनके पास ज़्यादा हो और जो सैलरी कम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं। तो इसमें उन दोस्तों का बहुत ज़्यादा लॉस है जो ऑलरेडी यूएई में काफ़ी अरसा गुजार चुके हैं, और वो इतने पैसे लगा के अगर यूएई आएंगे विज़िट वीज़ा लेके, यहाँ आके फिर उनको उनकी चॉइस की जॉब नहीं मिलेगी। मजबूरन उनके पास 2 रास्ते रह जाएंगे। एक रास्ता तो ये है कि वो कम सैलरी पे एग्रीमेंट कर लेंगे जिनमें उनका गुजारा भी मुश्किल से होगा, और वो उस जॉब से सेटिस्फाई भी नहीं होंगे। सेकंड वे ये है कि वो वापस कंट्री में चले जाएंगे। अभी हम जो परदेसी लोग हैं ये इतने यानी कि खुशहाल तो होते नहीं है कि यार वहाँ से पैसे लगाए, इधर से नुकसान किया, फिर चले गए। ज़्यादा अक्सरियत उन लोगों की होती है कि जो किसी से कर्ज़ उठा के तो टिकट के पैसे अरेंज करते हैं या वीज़े के पैसे अरेंज करते हैं इस उम्मीद के ऊपर कि यार जब मैं बाहर चला जाऊंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जिन लोगों से कुछ पैसे लिए हुए हैं मैं उन लोगों को वापस कर दूंगा। लेकिन जब यहाँ आके उसको जॉब नहीं मिलती तो फिर उसके लिए वो चीज़ें इतनी हार्ड हो जाती हैं, इतनी टफ़ हो जाती हैं कि वो इतने मसाइल के अंदर आ जाता है कि उसको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि यार वो अभी क्या करे। तो ये कुछ चीज़ें मेरे सामने आईं जब मैं पाकिस्तान गया था कोरोना से पहले। तो उस वक्त मेरे माइंड में ये चीज़ें नहीं थी। मैं जब गया था तो मैंने ये सोचा था कि यार मैं पाकिस्तान में 2-3 महीने स्टे करूँगा, उसके बाद मैं विज़िट वीज़ा लेके यूएई आ जाऊँगा। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, अरबी मुझे आती है, इंग्लिश मुझे आती है, तो मुझे तो ईज़िली जॉब मिल जाएगी। तो जब मैं यहाँ आया, यहाँ के मैंने हालात देखे, 2-3 महीने के अंदर मैंने इतनी स्ट्रगल की मैं आपको बता नहीं सकता। कि कोरोना की वजह से फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी है वो है ट्रांसपोर्टेशन। एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए आपको बस अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ा जो मेन इशू, मेन प्रॉब्लम है वो ये है
कि अगर आप पाकिस्तान से फ़्लाई करके यूएई में आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पाकिस्तान में उसका कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। कोरोना टेस्ट करवाने के बाद में आप यहाँ आओगे, यहाँ एयरपोर्ट पे फिर आपका दोबारा कोरोना टेस्ट होगा। और अगर आपने दुबई से बाहर जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अलाइन सिटी में जाना है या आपने अबू धाबी जाना है, तो ये 2 स्टेट में जाने के लिए आपको अलाउड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल विज़िट वीज़ा पे आप जा ही नहीं सकते हो वहाँ पे, उन्होंने यानी कि इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है। अभी तो फ़िलहाल जो न्यूज़ आ रही हैं उसमें तो अभी पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए वीज़ा ही बिल्कुल बंद है। अभी पता नहीं कब वीज़ा ओपन होगा। अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी नेशनल के लिए हर किस्म का वीज़ा जो है वो बंद किया हुआ है। उसमें फैमिली वीज़ा भी क्लोज़ है, विज़िट वीज़ा भी क्लोज़ है, इवन के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो भी क्लोज़ किया हुआ है बिकॉज ऑफ द कोरोना सिचुएशन। तो ये तो आउट ऑफ कंट्री पॉलिसी है। जो इनसाइड कंट्री पॉलिसी है उसमें भी आप अगर दुबई से फॉर एग्ज़ाम्पल आप अबू धाबी जाना चाहते हैं तो आपको एक DPI लेज़र टेस्ट होता है। वो ब्लड आपके फिंगर से ब्लड का सैंपल लेंगे तो फिर वो आपका यानी मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स उसका रिज़ल्ट जो है वो आ जाता है। तो ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास यूएई का एमिरेट्स ID कार्ड, रेजिडेंस कार्ड है, वो लोगों के लिए तो वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं उसके ऊपर। अदरवाइज़ आप यानी ना तो अलाइन जा सकते हैं, ना तो आप अबू धाबी जा सकते हैं। ये 2 सिटीज़ में आप दुबई से ट्रैवल नहीं कर पाओगे कभी भी कहीं, किसी भी सूरत में। यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया हुआ है उन्होंने। तो जो बंदे विज़िट में आने के लिए सोच रहे थे उन लोगों के लिए तो अभी फ़िलहाल यूएई के दरवाज़े बंद हैं, ठीक है। जो लोग पाकिस्तान में चले गए, छुट्टी गए हुए थे, वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है उन लोगों को। किसी का रेड सिग्नल है अभी तक, वो जब तक ग्रीन नहीं होगा, अप्रूवल नहीं मिलेगी, तब तक वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग आ रहे हैं बीच में, यानी अमारात एयरलाइन वालों की फ़्लाइट से लोग आ रहे थे, तो और फिर एयर अरबिया की फ़्लाइट से भी लोग शारजा एयरपोर्ट पे आ रहे थे। तो अभी भी कुछ लोग शारजा जो एयर अरबिया की फ़्लाइट है वहाँ से यानी पाकिस्तान से फ़्लाई करके कुछ लोग आ रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये अभी हालात वो ऐसे हो चुके हैं कि आपके लिए ट्रैवल करना इनसाइड यूएई इतना इजी नहीं रहा जितना कि पहले था। और एक मास्क यानी कि जो हम मास्क यूज़ करते हैं वो आपने यानी कि आप रूम से बाहर निकलोगे तो आपको मस्ट मास्क यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट मास्क 3000 दिरहम, 3000 दिरहम का फ़ाइन है। अगर CID वाले, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, पुलिस वाले कोई भी आपको रोक के अगर आपका मास्क प्रॉपर आपने नहीं पहना हुआ तो आपको वो फ़ाइन करेंगे। तो इसलिए यानी कि जो लोग टूरिस्ट रीज़न के लिए आ रहे थे वो लोग तो समझ लें आ ही नहीं रहे। तो जो लोग जॉब के लिए आ रहे थे और वो विज़िट वीज़ा लेके आ रहे थे, मोस्टली पीपल ऐसा ही करते हैं कि वो प्लानिंग ही ऐसी बनाते हैं कि यार हम लोग विज़िट वीज़ा पे जाएंगे, अगर हमको जॉब मिल गई वहाँ पे तो हम अपना वीज़ा स्टेटस जो है वो चेंज कर लेंगे। तो ऐसे में हमारा जो काम है ये यानी कि सस्ते में हो जाएगा। सस्ते से मुराद तो ये है कि ये ज़्यादा लोग वही, जैसे मैंने यहाँ भी ये चांस लिया, मैंने वहाँ से विज़िट वीज़ा लिया, विज़िट वीज़ा लेके मैं यूएई आ गया। तो यहाँ पे आके मैं यानी कि पुराना बंदा था, आलमोस्ट मुझे 18 साल हो चुके हैं यूएई के अंदर।
तो 18 साल का एक्सपीरियंस और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, इवन के इंग्लिश और अरबिक, ये दो यानी कि ज़ुबानें ऐसी हैं कि ये जो जॉब के लिए बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पे यूएई के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्राइवर हो तो आपको लोकेशन तो मस्ट आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आपने कौन सी जगह में जाना है। इवन कि आप जीपीआरएस जो लोकेशन मोबाइल पे चलती है उसको यूज़ करना चाहिए, आना चाहिए आपको। फिर रोड्स के जो मेन रोड्स हैं उनका पता होना चाहिए। तो ज़्यादा वही लोग ये चांस लेते हैं कि जो ऑलरेडी यूएई में पहले काम कर चुके हैं। तो मेरे वो दोस्त जो पहली बार यूएई में आके जॉब का चांस लेना चाहते हैं, फ़िलहाल तो उनके लिए कोई चांस नहीं है। क्यों कि जो पुराने बंदे हैं उनके लिए जॉब ढूंढना अभी बहुत मुश्किल हो चुका है। कि जहाँ पे पहले 2500-3000 की ईज़िली जॉब मिल जाती थी, अब वहाँ पे आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 2000 की जॉब मिल रही है। जहाँ पे 2500-3000 की जॉब ईज़ी मिल जाती थी, अभी वो 2000 की भी बहुत टफ जॉब मिल रही है। तो इसलिए मैं दोस्तों को यही मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर आपने आना ही है यूएई, आपने सोच ही लिया है कि फुल एंड फाइनल हमने यार यूएई जाना ही जाना है, तो आप फ़िलहाल वेट करें, अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। और जैसे ही यूएई की गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वीज़े ओपन करती है, आप किसी से, किसी दोस्त से, आप किसी रिश्तेदार से, आप किसी यानी एजेंसी से आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लें। ये मेरा एक बरादराना मशवरा है उन दोस्तों के लिए जो यूएई आना चाहते हैं कि आप एक साथ में अमाउंट लगा लोगे तो वो आपके लिए अच्छा है। यहाँ आके जलील हवार होने से वो बेहतर है। क्यों कि यहाँ आके अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, ये यानी कि ये स्टोरियाँ हो रही हैं यहाँ पे। इन लोगों ने अभी जो विज़िट वीज़ा बैन किया है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी यानी कि देखने में आई हैं कि पाकिस्तान से जो लोग आ रहे थे उनके पास पैसे नहीं थे, यूएई की करेंसी नहीं थी। अब यानी कि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो आप शो कर रहे हो कि मैं एज ए विज़िट वीज़ा जा रहा हूँ, ठीक है, मैं विज़िटर स्टेटस पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो विज़िट वीज़ा पे जाके आपने खाना भी है, आपने ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करनी है, आपने शायद होटलिंग भी करनी होगी और आपने शॉपिंग भी करनी है, और आपके पास पैसे है नहीं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हर बंदे को पता है कि यार विज़िट वीज़े पे यही तो पॉइंट होते हैं देखने के लिए। तो ये चीज़ें उन्होंने जब नोट की कि यार ये लोग तो वहाँ से बैग उठा के वीज़ा किसी से ले लिया, इधर आ रहे हैं, ये इन लोगों के पास तो पैसे भी नहीं हैं अपने खर्चात के लिए। तो फिर होता क्या है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब मान लो आपने 3 महीने का विज़िट वीज़ा ले लिया, सही है, आपके पास अगर 200, 400, 500 दरहम हो भी जाए तो वो 200, 400, 500 दरहम काफ़ी नहीं है यहाँ रहने के लिए, वो काफ़ी नहीं है। क्यों? यहाँ आप आओगे, आप फिर दोस्तों से उधार मांगोगे, आप यानी अपने रिश्तेदारों से उधार मांगोगे, और हर बंदे की तो अपनी पर्सनल लाखों मजबूरियाँ होती हैं, 100 पर्सनल मैटर होते हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, वो देना नहीं चाहते। क्यों? उनको ये पता होता है कि यार ये तो खुद ही जॉबलेस है, सही है, अगर मैं इसको पैसे दूंगा क्या पता इसको जॉब मिले या ना मिले, और जब इसको जॉब अगर मिल भी गई तो वो इतनी जल्दी मुझे पैसे रिटर्न नहीं करेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बंदे को फिर बाद में बहुत डिसहार्ड करती हैं। बंदे का यानी कि बदगुमानी आ जाती है बंदे के अंदर कि यार देखें मैं यहाँ आया हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो हेल्प तो
बंदा तब ही करेगा ना जब वो उसके पास कोई इतनी गुंजाइश होगी कि वो किसी की हेल्प कर सके। तो जब उसके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है, फिर वो कैसे किसी की हेल्प करेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बंदे को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करती हैं कि यार मैं कहाँ आके फंस गया, अभी मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो यकीन जाने बंदा टूट जाता है यहाँ आके। अगर बंदे की बैकअप सपोर्ट नहीं होगी, बंदे को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए बंदे नहीं होंगे, तो फिर वो क्या करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास 500 1000 दरम है। अभी यहाँ का ये हाल है कि अभी एक सिटी से दूसरी सिटी में पहले यानी कि दुबई से अलाइन में बस जाती थी, दुबई से अबू धाबी में बस जाती थी। अभी तो दुबई से शारजा बस नहीं जा रही है जो मैक्सिमम 20-25 किलोमीटर है। और टैक्सी के अंदर आप सफ़र करने के बारे में तो सोचे ही नहीं ना। टैक्सी में तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं ना। टैक्सी इतनी एक्सपेंसिव है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने जॉब ढूंढनी है और आप सोचें कि मैं यार टैक्सी पे इस जगह से वहाँ चला जाऊँ, वहाँ से वहाँ चला जाऊँ, तो ये इतना इजी है नहीं बात करने में। और खुद उसको जब आप फेस करेंगे तो उसमें वो बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो अगर आपके पास पॉकेट मनी नहीं होगी, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं होंगे, आपके पास इतने सोर्सेज नहीं होंगे कि आप यहाँ पे स्टे कर पाओ, तो फिर क्या होगा। एंड ऑफ द मोमेंट आप किसी ना आगे के रहोगे ना पीछे के रहोगे। कुछ लोग तो ऐसे मजबूर हो जाते हैं कि उनका वीज़ा भी ओवर स्टे हो जाता है। और जब उनका वीज़ा ओवर स्टे हो जाता है, अभी यानी कि आप ये देखें यूएई एक ऐसी कंट्री है कि जो कानून के ऊपर अमल करती है और करवाती है। आप अगर 3 महीने का आपका वीज़ा है और आपकी जॉब नहीं हुई, तो आपने मस्ट यूएई को छोड़ना है। नहीं छोड़ेंगे तो जितना आप ओवर स्टे करोगे आपको उसका फ़ाइन पे करना पड़ेगा। इवन कि आपको अगर जॉब मिल जाती है तो फिर भी आपको फ़ाइन पे करेंगे, तो तभी आपका वीज़ा जो है वो ट्रांसफ़र होगा। दोनों सूरतों में आपको यानी कि फ़ाइन पे करना ही पड़ेगा ओवर स्टे के लिए। और जब आप ओवर स्टे हो जाएंगे तो फिर आपके लिए और ज़्यादा परेशानियां बन जाएंगी। आने वाले वक्त में आप मज़ीद परेशानियों में गिर जाओगे ना। तो जब यूएई की गवर्नमेंट वीज़े ओपन करेगी तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि यार मुझे यूएई से डायरेक्ट कोई बंदा हायर कर ले। आप पाकिस्तान में ऑनलाइन जॉब अप्लाई करें यार। आप कोशिश करें। कोशिश करने से अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देता है, बंदे को सिर्फ कोशिश करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप पाकिस्तान के अंदर ही बैठ के ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करें। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि तलीम एक ऐसा ज़ेवर है यार, एक ऐसा ख़जाना है जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। आपने एक बार मान लो कि जो तलीम हासिल कर ली है ना, वो सारी ज़िंदगी आपको काम देगी। मैंने ये चीज़ यहाँ आके महसूस की है कि यार कम से कम बंदे को ना एफ़ए या बीए ज़रूर करना चाहिए अपनी लाइफ में, और कुछ डिप्लोमे करने चाहिए, और यानी कि कोई भी टेक्निकल काम करना चाहिए, ठीक है। और कुछ नहीं तो यार कम से कम एफ़ए की जो सनत है ना वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एफ़ए की सनत होगी, आपके पास यहाँ यूएई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स अच्छी मिल सकती है आपको। यानी कि मान लें कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटी जॉब में आ रहे हैं यहाँ यूएई में, तो एक बहुत ही अच्छी जॉब आपको ऑफर हो सकती है कि और अच्छी सैलरी में, यानी 2,500 से 3,000 दिरहम में आपको वो जॉब मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं
आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो आप किसी कंपनी में एज ए सेल्समैन यानी आप जॉब सर्च करें, और कोशिश ये करें कि मैं पहले पाकिस्तान में ही रह के अपने कनेक्शन यूज़ करूं। आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त, आपका भाई, आप उसको बोलें यार मेरे लिए डायरेक्ट हायरिंग का कुछ अरेंज करो, ताकि मुझे डायरेक्ट वीज़ा मिल जाए, ताकि मैं वहाँ आके ज़लालत से बच जाऊँ। आप यहाँ आएंगे, आपने डायरेक्ट वीज़ा लिया होगा ना, आप यार आ जाओगे तो कल आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आपका टाइम भी बच जाएगा। पैसे तो लग ही जाते हैं यार बंदे के, आप विजिट वीज़ा पे आओगे फिर भी आपके पैसे लगने ही हैं। आपने फ्री में तो आना नहीं है ना, विजिट वीज़ा पे आओगे आपको रिटर्न टिकट लेनी पड़ेगी, आपको विजिट वीज़े के पैसे पे करने पड़ेंगे आपको, यानी अपनी पॉकेट मनी के लिए पैसे आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें जब आप माइनस प्लस करोगे ना, तो आप यही समझोगे कि यार इससे तो अच्छा था, इतने जलील होने से अच्छा था कि मैं यार किसी बंदे से वीज़ा ख़रीद लेता। उसमें ये होता है ना कि अगर आप वीज़ा उस बंदे से लें जो बंदा आपके इत्मीनान वाला है, आपको जानने वाला है, आपसे यानी कि फ्रॉड नहीं करने वाला है। क्यों, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो बंदे को सिर्फ ना यानी टेम्परेरी, उसको बोलते कुछ हैं लेकिन उसकी जॉब जो है वो उसकी कैटेगरी कुछ और होती है, और वीज़ा बेचने के लालच में वो बंदे को बोलते हैं भी मैं तो आपको इतनी सैलरी वहाँ पे लेके दे दूँगा। इनफैक्ट वो उतनी सैलरी होती नहीं है जितनी वो ऑफ़र कर रहा होता है। तो जब भी आप कोई भी आप जॉब लें तो आप ऑफ़र लेटर को चेक करें, उसकी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करें। भाई इसमें बेसिक सैलरी कितनी है, इसमें अलाउंस कितने हैं, इसमें यानी कितने घंटे ड्यूटी मुझे करनी पड़ेगी। आप जब कोई जॉब लेते हैं ना तो सबसे पहले आप ये देखें कि यार किसी भी कंट्री में, ये नहीं कि यूएई में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आपने यूएई आना है, ठीक है। तो मान लें आपने यानी कि ड्राइविंग जॉब में आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास लाइसेंस है यूएई का, तो आपको एक बंदा ऑफ़र कर रहा है भाई मैं आपको वीज़ा दे रहा हूँ तो ये सैलरी आपको मिलेगी। उसमें फिर आपने उससे सवाल करने होते हैं कि भाई उसमें मुझे अकामोडेशन कंपनी देगी या कि नहीं देगी, उसमें खाने का कुछ अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा, ड्यूटी कितने घंटे मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली जो कंपनीज की ड्यूटीज़ होती हैं वो 9 to 10 आवर्स हैं, जिसमें 1 घंटे की ब्रेक ऐड होती है, ठीक है। नॉर्मली ड्राइवर के लिए तो वो यानी कि 12 घंटे की ड्यूटी होती है, वो कहने को 10 घंटे होती है लेकिन होती 12 घंटे है। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको क्लियर करनी चाहिए। जब आप किसी बंदे से एग्रीमेंट करते हैं तो A to Z हर चीज़ फुल एंड फाइनल आपको क्लियर होनी चाहिए कि यार मैं कौन सी जॉब पे जा रहा हूँ, मैंने काम क्या करना है, मैंने कहाँ रहना है, मुझे खाने की कितनी कोई फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें मुझे ओवर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपकी सैलरी के अलावा उसमें कुछ अदर अलाउंसेस ऐड हैं या नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो आप उसको पूछें हाँ जी वो आपके कंपनी का जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो सकता है आप जिस कंपनी से वीज़ा ले रहे हैं उसी में पहले भी कोई बंदा काम कर रहा हो, तो आप उससे बात करके ये पूछ सकते हैं कि यार ये कंपनी का सिस्टम क्या है, कंपनी की सैलरी टाइम पे मिल जाती है या नहीं मिलती, या कौन सी तारीख को मिलती है, और ये डिले तो नहीं करते हैं, सैलरी देते हैं टाइम पे नहीं देते हैं। और उसके बाद में आप पूछ सकते हैं कि यार ये कंपनी बोनस वगैरह कुछ एनुअल बोनस देती है या नहीं देती है, टिकट देती है या नहीं देती है, ये ग्रेजुटी के मामले में आप कितने साल काम करोगे उसकी ग्रेजुटी वगैरह में तो कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेन जॉब हासिल करने के लिए आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि यार मैं अगर
अपने घर को छोड़ रहा हूँ। अभी हम भी परदेश में रह रहे हैं ना, परदेश में रहना इतना आसान नहीं है। परदेश बहुत टफ लाइफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ लाइफ है। घर में आपको यानी कि अगर टाइम पे खाना नहीं मिलता है ना, तो आप घर को यानी कि तहस नहस करने पे आ जाते हो। जो आपके मुंह में आता है आप बोल देते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है यार, हम लोगों की अपनी मिसाल है कि यार हम दो दो दिन का सालन भी खा लेते हैं चुप करके, रोटी ठंडी हो गर्म हो, इससे कोई सरोकार नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, बस जो मिला खा लिया, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये सालन गर्म नहीं किया, ये रोटी कैसी है, ये सालन में नमक कम है या मिर्ची कम है, ये ऐसे है वो ऐसे है। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार वाले जो बेटे होते हैं ना, वो प्रदेश के अंदर फिर चुप करके वो यानी कि जब देखते हैं ना कि यार मैंने पीछे मेरी फैमिली है, मैं यहाँ पे अगर वैसे ही बिहेव करूँगा तो फिर मैं ना अपने लिए कुछ कर सकता हूँ और ना ही मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ। परदेश की लाइफ एक ऐसी मीठी जेल की कैद की लाइफ है कि आप चाह कर भी इसको छोड़ना भी चाहें तो आप नहीं छोड़ सकते। क्यों? जब भी आप इसको छोड़ने के बारे में सोचेंगे ना, तो आप यानी कि आपके आगे कोई ना कोई आपके फैमिली के मजबूरी आ जाएगी जो आपको छोड़ने नहीं देगी प्रदेश। आप बोलोगे, सबसे पहले आप ये सोचोगे यार फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 1000 या 2000 दिरहम कमा रहा हूँ, तो मेरा पाकिस्तान में तो अच्छा खासे पैसे बन रहे हैं, तो मैं पाकिस्तान में जाऊँगा तो शायद मैं इतना नहीं कमा पाऊँगा। और यहाँ रह के बंदा जो है ना वो परदेश का ऐसा यूज टू हो जाता है, फिर वो पाकिस्तान में जाके ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि 70 to 80% बंदे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। वो यहाँ की लाइफ के आदी हो चुके होते हैं, वो यहाँ की लाइफ के हिसाब से जीना उनका एक होता है, लाइफस्टाइल ऐसा होता है। क्यों? यहाँ पे आपने अपने काम से काम है, यहाँ आपने सुबह उठना है, ड्यूटी पे जाना है, शाम को काम से आ गए हो आप, बस किसी से कुछ गप हुई, खाना खाया, फिर सो गए, ये बातें होती हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं होती हैं। पाकिस्तान में क्या होता है, आपका दिल किया तो आपने काम किया, आपको यानी कि आपको मालक पसंद नहीं आया, ठीक है, तो क्या होता है, आपने यार ये बंदा सही नहीं है, मैंने इसके साथ काम नहीं करना है, आप उसको काम छोड़ देते हो, फिर आप किसी दूसरी जगह में आप काम ढूंढ लेते हो या काम मिल जाता है आपको जो यानी कि इजी होता है। उसकी निस्बत यूएई में ऐसा नहीं है। यूएई में आप जब आ गए हो, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस कंपनी में जिस काम पे आ गए हो ना, आपने वही काम करना है। यहाँ का कानून आपको ये इजाज़त नहीं देता है कि भाई आप वीज़ा किसी और का है और आप काम किसी और जगह में कर रहे हो, वो अनलीगल है। अगर आप किसी और जगह में काम करते हुए यानी कि आपको लेबर मिनिस्ट्री के किसी बंदे ने पकड़ लिया या सीआईडी ने पकड़ लिया, तो आपको एक भारी फाइन जो है ना वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे यानी कि पहले तो ये होता है कि बंदा बॉन्ड हो जाता है, आप जहाँ आ गए हो आपने वहीं काम करना है। मान लो आप 6 महीने 1 साल आप वही काम करोगे, ठीक है। 1 साल के बाद आप चाहो तो अपना यानी कि वीज़ा जो है वो दूसरी जगह पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरी कंपनी से अच्छी ऑफ़र मिल जाती है, आप वहाँ से ऑफ़र लेटर आपको मिल जाता है, तो फिर आप 1 साल के बाद अपना वीज़ा जो है वो चेंज कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी वो इतना इजी नहीं है। जब तक कि आपको आपके जो पहली कंपनी है वो आपका वीज़ा कैंसिल नहीं कर देती, तब तक आप दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते। ये रूल है। क्यों? एक वीज़ा वन टाइम में सिर्फ एक ही वीज़ा है, ठीक है। ये नहीं कि आप 2 वीज़े तो आप निकाल नहीं सकते, ये पॉसिबल है ही नहीं है।
सिस्टम में जो चीज़ एक बार आ गई बस आ गई। आपका एक वीज़ा है तो जब तक आप अपना वो वीज़ा कैंसिल नहीं करवाएंगे सिस्टम में दूसरा वीज़ा एक्सेप्ट ही नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी आप आ गए विजिट वीज़ा पे, ठीक है, विजिट वीज़ा पे आप यहाँ आके जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर आपको जॉब मिल जाएगी ना, तो जब आपको जॉब मिलेगी तो वो विजिट वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में। सही है। वैसे ही अगर आप जब एक बंदे के पास काम कर रहे हैं, आपने उसके साथ 6 महीने साल काम किया है, आपको यानी कि लग रहा है कि यार इससे बेटर मुझे किसी और जगह में जॉब मिल सकती है, तो आपको अगर जॉब मिल जाए, ऑफर लेटर मिल जाए, तो तब आप अपने जो पहला एम्प्लॉयर आपका जो ऑनर है आप उससे बात कर सकते हैं कि भाई मैं अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, मेरा जो भी प्रॉब्लम है, आप मेरा जो फाइनेंशियल सेटलमेंट है, मेरा वीज़ा जो आप कैंसिल कर दें, मैं यानी कि मज़ीद अभी मैं जॉब नहीं करना चाहता। नॉर्मली ये होता है कि 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है आपको। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपको 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैं ये जो छोड़ रहा हूँ, मैं 1 महीने बाद आप मेरा वीज़ा कैंसिल कर दें। ये बाय लॉ आपको यानी कि बाय रिटर्न एक रेजिग्नेशन लेटर लिख के देना पड़ेगा। तो जब तक आप वो रेजिग्नेशन लेटर नहीं दोगे ना, कंपनी आपको कैंसिल भी नहीं करेगी। ये ऐसे होता है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं ना उसमें ऐसे होता है कि आपको पहले नोटिस लिख के बाय रिटर्न देना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे यानी कि अपना जो सिस्टम है वो मेरा मुझे कैंसिल आप कर दें, मेरा वीज़ा आप कैंसिल कर दें। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ जो नए जो यानी कि पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर कहीं निकले नहीं हैं। तो आप जब पाकिस्तान से निकलो जॉब के सिलसिले में, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि यार मैं पाकिस्तान में कितना कमा रहा हूँ और कितना बचा रहा हूँ, मैं बाहर जाके कितना कमाऊँगा और कितना मैं बचा पाऊँगा। क्यों? आपने अपना घर भी छोड़ा, अपने रिश्तेदार भी छोड़े, अपने माँ भाई बहन सब लोगों को छोड़ा। किसके लिए? पैसे के लिए छोड़ा ना, अच्छे मुस्तकबिल के लिए छोड़ा। तो यार अगर आप बाहर आके भी एक अपना अच्छा मुस्तकबिल नहीं बना सकते, तो फिर आप कोई भी स्टेप लेने से पहले एक बार सोचें तो सही कि यार ये स्टेप लेना मेरे लिए सही भी है या नहीं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिन लोगों को सिर्फ बाहर का शौक़ होता है, यार हम बाहर जाएंगे, और वो शौक़ उनमें कैसे आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोग पाकिस्तान में थे तो यानी हमारे अपने कभी रिश्तेदार, हमारे चाचा या हमारे दूसरे अजीज़ वक़ारब, हमारे कज़न्स वगैरह जो लोग दुबई से वापस जाते थे, वो यार अच्छे खासे कपड़े डाले हैं, अच्छी खासी गाड़ी है, ये है वो, चमक दमक देख के ना तो हमारा भी दिल करता था यार हम भी एक दिन आएगा हम बाहर जाएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन ये बंदे की सोच बहुत गलत होती है कि बाहर शायद पेड़ के ऊपर पैसे ऐसे लगे हुए हैं, मैं जाऊंगा और पेड़ से पैसे उतारूंगा, मैं झटक से अमीर हो जाऊंगा। तो यहाँ मुझे वो स्टोरी याद आ जाती है ख्याल चौधरी वाली। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एक स्टोरी हम पढ़ते थे ख्याल चौधरी। वो एक बंदा ना वो क्या करता था, यानी कि उसको अंडे उसने टोकरी में डाले होते थे, ठीक है, तो वो अंडे लेके कहीं जा रहा है, तो वो उसके माइंड में एक ख्याल आता है, सोचता है कि ये अंडे मैं बाज़ार में बेचूंगा, उससे मैं कुछ मुर्गियां खरीदूंगा, फिर वो अंडे देंगी, फिर मैं उनसे बच्चे निकालूंगा, फिर ऐसे मैं यानी कि पोल्ट्री फार्म बना लूँगा, फिर यानी कि मेरा
पैसे डबल से ट्रिपल हो जाएंगे, मैं अमीर हो जाऊंगा। वो यही सोचते सोचते वो जा रहा होता है, तो उसका पाँव को ना जो किसी चीज़ के साथ ना ठोकर लग जाती है और वो गिर जाता है। वो सारे अंडे जो टोकरी के वो उसने टोकरी उठाई होती है अंडों की, वो उसके सर से गिर जाती है और वो सारे अंडे टूट जाते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि ख्याल चौधरी वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी स्टेप लेने से पहले बंदे को सोचना चाहिए कि इस काम में मेरा नुकसान है या इसमें मेरा फ़ायदा है, ये काम मैं करूं या नहीं करूं। ये सेंस जो है ना, ये मेच्योरिटी ये बंदे को इतनी जल्दी आती तो नहीं है। ज़ाहिर है कि बंदा जब जब जैसे जैसे ठोकरें खाता है तभी सीखता है। हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। मैं यानी तकरीबन सन 2002 के लास्ट में मैं यूएई में आया था। अभी ऑलमोस्ट मुझे 18 साल हो चुके हैं परदेश की लाइफ गुजारते गुजारते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मिला। अल्लाह ने बहुत बहुत चीज़ों से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से मैं यानी काफ़ी कंट्रीज़ की मैंने ट्रैवल भी किए हैं। और एक वक़्त था कि यूएई वैसे जैसे बोलते हैं ना, सोने की चिड़िया के जैसे पंख लगे हुए थे, उड़ती थी, वैसे थी कि यूएई का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता था। और मोस्टली जो लोग हैं ना वो दुबई का ही नाम लेते हैं। हालांकि दुबई जो है वो एक यूएई की स्टेट है, एक सिटी का नाम है दुबई। दुबई एक सिटी का नाम है, असल में ये कंट्री का नाम है मुत्तहदा अरब अमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यानी कि ये 7 स्टेट्स से मिल के ना तो ये एक कंट्री बनी हुई है, जिसमें यानी कि अबू धाबी है जो इनका दारुल हुकूमत है। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मशहूर सिटी का नाम लिया जाता है वो दुबई है। फिर इसके बाद आप ले लें शारजा है, शारजा के बाद अजमान है, अजमान के बाद उम्मुल कवीन है, उम्मुल कवीन के बाद रास अल हैमा है, रास अल हैमा के बाद में फजीरा है। ठीक है, एक और यानी कि ओ वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं, यानी कि अलाइन भी है। ठीक है, अलाइन जो है वो यानी कि अबू धाबी के अंडर ही आती है। तो ये एक ऐसी यानी कि सिटी दुबई एक ऐसी सिटी है जिसने ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना नाम कमाया है, जिसने अपने आर्किटेक्ट को पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराया है और पूरी दुनिया ने माना है कि यार वाकई दुबई के अंदर जो जो चीज़ें दुबई की गवर्नमेंट ने बना दी हैं ना, वो देखने के लायक हैं। यहाँ की आप बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग्स देखें, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा की। फिर इसके जो प्रोजेक्ट हैं वो यार बंदा देख के हैरान परेशान हो जाता है। यहाँ के एक शेख ज़ायद रोड है, शेख ज़ायद रोड उसको बोलते हैं, जो यानी कि दुबई से अबू धाबी की तरफ जाती है, मेन सिटी में रोड है वो। तो उसके ऊपर इतने ब्रिज बने हुए हैं कि यार आप हैरान हो जाओगे कि जब आप उस रोड से शेख ज़ायद रोड से गुजरोगे ना, तो आप देखोगे यार एक ब्रिजों का जाल बिछा हुआ है। सही है। तो मोस्टली जो बंदे जो ड्राइवर दूसरी सिटी से दुबई आते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो चलो काफ़ी अर्सा से दुबई के अंदर ही ड्राइव कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए इतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो लोग समझ लें कि अलायन सिटी से दुबई आ रहे हैं, क्यों उन लोगों ने कभी कभार आना होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि वो कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद किसी के कोई ऐसा ऐसा बनता है, वो जब पाकिस्तान जाना होता है या आना होता है तो उसी टाइम ही वो यानी कि दुबई के एयरपोर्ट पे लैंड हो गया, तो यहाँ से वो अलाइन चला गया, तो फिर उसने उसी दिन ही वापस दुबई आना होता है जिस दिन उसने वापस पाकिस्तान जाना होता है। तो उसके लिए वो बहुत स्ट्रेंज होता है कि जब वो देखता है यार मैं
2 साल पहले आया था तो क्या था, अभी क्या से क्या हो गया। तो ऐसे ही जो ड्राइवर काफ़ी अरसे के बाद में दुबई में इंटर होते हैं ना, तो वो रोडों की जो कंडीशन है वो चेंज हो चुकी होती है, जो उनकी लोकेशन है वो चेंज हो गई होती है, नए ब्रिज बन गए होते हैं। तो वो बंदा इतना कंफ्यूज हो जाता है, उसके लिए ड्राइव करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि यार मैं कहाँ से जाऊँगा और कहाँ आऊँगा। सबसे पहले तो आपने अगर यानी कि मान लो कि एक जगह से आप मिस्टेक कर गए हो ना, तो आपको फिर उस जगह पे आने के लिए पता नहीं कितना लंबा सफ़र करके फिर आगे से यू टर्न करके ऐसे उसे घूम घुमा के फिर आप उस जगह पे आओगे। अभी तो चलो यानी कि एक बहुत इजी हो गया है ना, कि आप किसी जगह पे जाते हो तो आप किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को बोलते हो कि यार व्हाट्सअप लोकेशन मुझे सेंड कर दो, तो वो व्हाट्सअप लोकेशन आपको सेंड कर देता है। नॉर्मली ऐसे होता है, हम लोग यानी डिलीवरी का काम करते हैं तो हम कस्टमर से बात करते हैं कि मैं फ़लाँ कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपकी डिलीवरी है तो आप प्लीज़ मुझे अपना जो लोकेशन है वो सेंड कर दें। तो वो जब वो लोकेशन सेंड करता है तो वो आप गूगल मैप में ओपन करते हैं तो ईज़िली आपको पता चल जाता है ये कितने किलोमीटर है। आप उसको थोड़ा जूम करके उसको देख सकते हैं कि यार मैं इतने ये एरिया से यहाँ से ऐसे ऐसे जाऊँगा तो मैं ईज़िली वो उस जगह पे पहुँच सकता हूँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बंदे को तब पता चलता है जब वो उस फील्ड में आ जाता है। अभी जो बंदे ने कभी कभार अलायन से इधर आया, वो दुबई में आया, उसको फिर पता ही नहीं चलता है मैंने यार डेरा में कैसे जाना है, मैंने यार बाहर दुबई कैसे जाना है। वो न कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, यार अभी हम फ़लाँ जगह में हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बताओ। फिर मैं उनको बताता हूँ यार ये आप इतने नंबर एग्जैक्ट पकड़ो, यहाँ से ऐसे जाओ, आपके फ़लाँ साइड में ये बिल्डिंग आएगी, उससे आप राइट टर्न ले लो, ये करो, आगे सिग्नल है यू टर्न ले लो। यानी ऐसे समझाना भी बहुत टफ हो जाता है ना बंदे को। तो ईज़िली ये तो यही होता है, किसी जगह में आप जहाँ जा रहे हो आप उसको बोल दो यार अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी दोस्त को बोल दो कि मुझे यार व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड कर दें। तो वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है उस जगह पे पहुंचने के लिए। क्योंकि अगर आप उस जगह पे नहीं भी पहुंचोगे तो कम से कम उस जगह के आस पास में चले जाओगे, तो वहाँ जाके आप कॉल करके बोल सकते हो कि यार मैं इस जगह पे आ गया। तो जो यानी कि चीज़ें होती हैं ना, वो यही बंदे को समझ में आनी चाहिए कि मैंने परदेश में आके तो रहना कैसे है, कैसे मैं परदेश में सरवाइव करूँगा, क्या सिस्टम है। यही चीज़ें हैं। यकीन जाने कि ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर कर सकूं, बता सकूं आपको। शायद मेरी इस वीडियो से मेरे बहुत से दोस्तों का कुछ भला हो सके, उनको कुछ ऐसी बातों को पता चल जाए जो पे वो नहीं जानते। क्यों मोस्टली लोग हैं ना, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो मुझे कॉल करके पूछते हैं यार अभी क्या सिचुएशन है, अभी यूएई के हालात कैसे हैं, अभी क्या हिसाब किताब है क्या नहीं, होती रहती है गपशप दोस्तों से। तो मैं यही बोलता हूँ यार अभी वो पहले वाले हालात नहीं जो पहले कभी हुआ करते थे। यानी कि पहले बंदा फ्रीडम के साथ में कहीं भी आ जा सकता था। अभी यानी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल यही मैं बता रहा हूँ ना कि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा इशू है, कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मोस्टली जो बंदे होते हैं वो यानी कि मिडिल क्लास ही होते हैं। हम लोग कौन से यानी कि इतने शहनशाह तो हम है नहीं है, मज़दूर तबके से तलक रखते हैं। तो इतने अगर वो क्या बोलते हैं कि हम होते यानी कि ज़्यादा बंदे को ना डींगे नहीं मारनी चाहिए। परदेश में बंदा आता है मज़दूरी करने के लिए, और कई बंदे ऐसे होते हैं कि यार अल्लाह उनको पैसा तो दे देता है
लेकिन वो अपने उस बुरे यानी कि उस अपने माजी के वक़्त को भूल जाते हैं जब उनके पास पैसा आता है। तो कभी भी अपनी यानी कि माजी को नहीं भूलना चाहिए कि मैं यार माजी में क्या था। कोई बंदा ऐसा होता है कि वो बहुत गरीब होता है, लेकिन जब वो परदेश में आता है तो वो मेहनत करके अल्लाह उसको हिम्मत देता है, तो वो यानी इस काबिल हो जाता है कि यार वो मालदार हो जाता है, उसके पास पैसा आ जाता है। लेकिन उसके वो पैसा आने से किसी 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 को वो जो पैसा ना वो हज़म नहीं होता है, तो वो फिर दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए या वो गरूर में आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बंदे को जितना चाहे वो बंदा अमीर हो जाए, कभी भी अपने माइंड में ये चीज़ नहीं लानी चाहिए कि पैसे के पीछे आप ना तो अपना रिश्ते ख़राब करो, ना अपने तल्लक ख़राब करो, ना अपनी दोस्ती को ख़राब करो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है और कभी भी उस लिमिट से आप बाहर नहीं जाओ। मिसाल के तौर पे मैं ड्राइवर हूँ ना, तो मैं ड्राइवर रोड पे गाड़ी चलाता हूँ, तो रोड के ऊपर स्पीड के कैमरे लगे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बोर्ड लगा होता है, बोर्ड के ऊपर लिखा होता है भाई इस रोड पे आप 120 से ऊपर नहीं जा सकते। तो अगर मैं 120 क्रॉस करूँगा तो क्या होगा, कैमरा मेरे गाड़ी की पिक्चर ले लेगा, मुझे फ़ाइन आ जाएगा। क्यों? मैंने वो लिमिट क्रॉस की है। तो बिल्कुल इसी तरह आप चाहे जितना आप अमीर हो जाएं, बड़े हो जाएं, आप मालदार हो जाएं, तो आप अपनी लिमिट में रहें, अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करें। क्योंकि जब आप लिमिट क्रॉस करोगे ना तो आप यार लोगों की नज़रों से गिर जाओगे। तो आप इज़्ज़त दो लोगों को। जब आप लोगों को इज़्ज़त दोगे ना तो दूसरे बंदे भी आपको इज़्ज़त देंगे और इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे। ये चीज़ें इंसान को तब पता चलती हैं जब वो वक़्त के साथ साथ यानी कि अपने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखता है। कभी खुशी देखता है, कभी गम देखता है, सब चीज़ें होती हैं। और परदेश बंदे को वो चीज़ें दिखा देता है, वो कुछ सिखा देता है जो उसमें वो पाकिस्तान में पूरी ज़िंदगी में कभी भी वो नहीं देख सकता। पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में आप सुबह काम पे गए हो ना तो शाम को आप घर में वापस आ गए हो, ठीक है। आपका दिल किया यार, आपकी तबीयत ख़राब है, आपका दिल किया ना काम पे जाने के लिए, तो ठीक है। नहीं किया तो आपने कोई परवाह नहीं की, आपने छुट्टी कर ली है, सही है। लेकिन प्रदेश के अंदर यार बंदे को बुखार हो ना, हल्का फुल्का बुखार हो, ठीक है, बंदा फिर भी ड्यूटी चला जाता है। चलो यार क्या छुट्टी करनी है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ आके बंदा अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देता है। वो बंदा कभी भी यानी ये नहीं सोचता कि मैं यार अपने लिए ये कर लूँ, मैं अपने लिए ये कर लूँ, नहीं। वो बंदा सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस देता है कि यार मैं अपने घर वालों की ज़रूरतों के लिए यहाँ आया हूँ, तो मैं अपने घर वालों की ज़रूरतों को पूरा करना है मैंने। मेरे यानी कि कोई बंदा ऐसा होता है जो अपनी बहन की शादी के उसने करनी होती है। कोई बंदा ऐसा होता है यार जिसके माँ बाप बूढ़े होते हैं, जिनका वो अकेला ही सहारा होता है, तो उसको वो चीज़ यानी कि आराम से नहीं बैठने देती है। यार यहाँ ऐसे ऐसे भी दोस्त हैं कि जो यानी कि कोशिश करते हैं कि यार हमको ओवर टाइम में ड्यूटी मिले, ताकि हम अपने जो ओवर टाइम से अपने खाने पीने का खर्चा है वो निकालें। चलो हमारी सैलरी बच जाए, हम घर में कुछ भेज सकें, घर वालों के दिन अच्छे गुजरने, चाहे हमारी हैर है यार। यहाँ रूखी सूखी खा के भी बंदे गुजारा कर लेते हैं। वो बंदे यार जो पाकिस्तान में कभी यानी कि ठंडा साला नहीं खाते थे, सौ बातें घर में करते थे, ठीक है। और यहाँ मैंने उन दोस्तों को देखा है कि वो यार हर किस्म का खाना खा लेते हैं, 2 दिन की सब्ज़ी खा जाते हैं, रोटी ठंडी है गर्म है कोई लेना देना नहीं है,
खाए पिया, शुक्र किया बस। तो परदेश की लाइफ जो है वो बंदे को बहुत कुछ सिखाती है। परदेश में आने से पहले एक बार नहीं 101 बार सोचना चाहिए कि यार मैं अगर परदेश जा रहा हूँ, मैं इतने पैसे लगा के जा रहा हूँ ना, तो मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ करके दिखाना है। तो ये चीज़ें होती हैं जो बंदे को फिर वापस नहीं जाने देती हैं। फिर वो बंदा अपने लिए जीना भी छोड़ देता है, वो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की ज़रूरतों के लिए वो परदेश काटता है। छोटी छोटी खुशियाँ उसके लिए यानी कि बहुत बड़ी होती हैं। परदेश में क्या होता है, वो किसी की खुशी में तो वो शरीक हो नहीं सकता, किसी गम में वो शरीक नहीं हो सकता। ठीक है, वो अगर वो बीमार होगा तो उसने अपने आप को खुद ही संभालना है। यहाँ क्या होता है, बड़ा होगा बंदा, यार बीमार पड़ा हुआ कोई बंदा हाल पूछ लेगा, यार वो ही बड़ी बात होती है कि बंदा कोई हाल ही पूछ ले तो भाई आपका क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। जो अजीज़ रिश्तेदार होते हैं वो भी चलो टेलीफोन पे हेलो हाय किया, बस अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, अगर बोल दिया यार तबीयत सही नहीं, चलो यार दवाई ले लो, ये चीज़ें हैं। लेकिन घर में क्या होता है, घर में बंदा पूरे घर को सर पे उठा लेता है, मैं बीमार हूँ, ये है वो, यानी कि ऑटोमेटिकली सबकी तवज्जो हासिल कर लेता है। और सबसे बड़ी तो माँ होती है ना, घर में ख्याल रखने के लिए। आपको कोई भी परेशानी हो, आपको कोई भी तकलीफ़ हो, तो आपकी माँ यानी कि हर किस्म से यानी आपको संभालती है, आपका ख्याल रखती है। ये चीज़ें पाकिस्तान से बाहर आप मिस करते हो कि यार यहाँ वो माँ का प्यार कहाँ से मिलेगा। सिर्फ टेलीफोन पे आपने 2 लफ्ज़ बोल दिए प्यार के, 2 सुन लिए, बस बंदे की लाइफ ऐसे ही गुजरती है। और बंदा सारी ज़िंदगी परदेश में गुजार तो देता है, उस वो ज़िंदगी उसको अपनों से बेगाना कर देती है। जब वो बंदा यानी कि परदेश को छोड़ के जब वो घर में जाता है ना, तो वो एक यार वो ऐसा अनजान सा बंदा होता है, फैमिली में उसको वो प्लेस नहीं मिलती कि जो वो चाहता है। मोस्टली ऐसे बंदों के साथ ऐसा होता है कि जब वो लाइफ परदेश की लाइफ छोड़ते हैं पाकिस्तान में, मैंने यानी कितने ऐसे बंदे देखे हैं जो यानी कि पाकिस्तान गए, यहाँ से सब कुछ छोड़ के गए, ठीक है, वहाँ जाके उन लोगों ने बहुत कोशिश की, कुछ तो फैमिली वालों ने उनको इतना एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों, यहाँ तो अच्छे खासे पैसे कमाते थे, वो लोग खाते थे पीते थे, याशी करते थे, जो भी करते थे। जब वो उनके पास घर में चला जाता है बंदा, तो वो याशी तो ख़त्म हो जाती है, फिर वही जो कमाया उसी में गुजारा, तो वो गुजारा जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले बंदा खुले पैसे लगाना शुरू करता है, तो जब वो वक्त ख़त्म हो जाता है तो फिर वो बंदा यानी खर्चे तो अपने जो है वो बंदा कंट्रोल कैसे करे। जो बंदा पहले महीने का 50,000 खा रहा है, उसको आप बोलोगे यार अभी आप 20 में गुजारा करो, तो वो 30,000 का गैप जो है ना वो फिर आपको बहुत तंग करेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये परदेश की लाइफ में बंदा बस सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते 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 स्ट्रगल ही करता रहता है। आप ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी भी काम करो, काम तो ख़त्म नहीं होना नहीं है, आप नहीं ख़त्म होना है जब भी होना है। तो इसलिए जब भी अगर आप बाहर आने के लिए सोचें ना, तो सबसे पहले ये सोचें कि मैं पाकिस्तान में कितना कमाता हूँ, कितना बचाता हूँ, मैं वहाँ जाके कमा सकूँगा या नहीं कमा सकूँगा, कितना बचा पाऊँगा। मोस्टली बंदों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि यार मैं बाहर जाके करूँगा क्या। बस बाहर आने की धुन होती है, एक भूत सवार होता है सर पे। जब यहाँ आते हैं बंदे, वहाँ से 2-2.5 लाख दे के यहाँ आते हैं, यहाँ आके तो उनको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो फिर वो कई बंदे तो रोते हैं। यार मैंने अपनी आंखों से यानी कि बंदों को रोते हुए देखा है यार परदेश में, कि यार हमने हमने यहाँ नहीं रहना है।
पैसे हल्ली वल्ली जो हो गया, नुकसान हो गया, हमने वापस जाना है। और कई बंदे बोलते हैं नहीं यार हमने तो इतना नुकसान किया, हमने अपनी फ़लाँ चीज़ बेच दी, ये कर दिया, हमने कर्ज़ा उठाया है, ये है। तो जो तो थोड़ा मजबूर होता है वो तो रुक जाता है परदेश में, लेकिन जो मजबूर नहीं होता है ना वो नहीं रुकता। फिर वो बोलता है भाई जो होगा सो होगा, मैंने वापस ही जाना है। तो बस इन्हीं बातों में देखें यानी कितना वक्त गुजर गया। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बताना बहुत ज़रूरी था दोस्तों को, ताकि आप ये बाहर आने के लिए पहले सोचो कि यार मैं बाहर जाके क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, मेरे लिए बाहर जाना सही है भी या नहीं। और अभी जो हालात दुनिया के चल रहे हैं ना भाई, मेरा तो यही मशवरा है, आपने जो 2-2.5 लाख रुपया लगा के बाहर आकर लेबर में काम करना है ना, लेबर में आपको 1000 दरम सैलरी मिलेगी फॉर एग्ज़ाम्पल। 1000 दरम से आपने खाना भी खाना है, ठीक है। आप कम से कम भी निकालो तो 300 दरम 400 दरम निकाल लो। 400 दरम से निकालेंगे तो आपको पास क्या बचेगा, 600 दरम। आप 600 दरम को अभी यानी कि 43 कुछ ऐसा रेट है, ठीक है, पाकिस्तान करेंसी का। तो अभी आप 600 को अगर 40 से भी लगाएं तो 24,000, 24 यानी राउंड अबाउट 26 से 27 हज़ार रुपया आप पाकिस्तानी कमा रहे हो यहाँ आके लेबर में, जो आपने पाकिस्तान बेचना है। तो यार इतने पैसे तो आप पाकिस्तान में भी कमा सकते हैं। चलो मान लो आप कम से कम चलो 20,000 तो कमा ही लोगे ना। तो अगर आपने लेबर के वीज़े में आना है ना तो आप कभी भी यूएई नहीं आओ। मैं तो ये आपको मशवरा देना चाहता हूँ। आगे मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। अगर आना है तो किसी अच्छी जॉब में आओ, ठीक है। यार बाहर आके बंदा ज़लील भी हो और पैसे भी नहीं कमा सके, फिर बाहर आके अपने आप को अज़ाब में डालने का क्या फ़ायदा। उससे अच्छा आप अपने घर में तो हो, अपने यानी कि बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, आप किसी की खुशी गमी में उधर तो हो ना, किसी के साथ तो सहारा तो बन सकते हो ना। तो इसलिए अगर आपने लेबर में आना है तो उससे अच्छा यार 2-2.5 लाख पाकिस्तान में लगाओ और इज़्ज़त से अपना अपना काम करो। जो अपना बिज़नेस चाहे छोटा भी हो ना, उसमें अल्लाह बहुत बरकत डालता है। तो लेबर के कभी भी लेबर में काम में नहीं आओ, ठीक है। आना है तो किसी अच्छी जॉब में आओ, नहीं तो नहीं आओ। बस यही कुछ बातें थी जो बताना बहुत ज़रूरी था। तो अल्लाह ताला आपको शादोबाद रखे, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।